नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं पूजा कविया-गोमा। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में कोर कमांडर स्तर की 13वें दौर की बेनतीजा रही बातचीत जो रही वो सफल नहीं हो पाई। इस बातचीत के दौरान भारतीय सेना ने चीन से लद्दाख सीमा के पास टकराव वाले जो सभी स्थान हैं उनको पीछे हटने के लिए कह दिया। करीब 8.5 घंटे चली इस बैठक में भारत की तरफ से चीन से दो टूक कहा गया है कि वो बाकी बचे टकराव वाले सभी स्थानों से पीछे हटे और मई 2020 की पूर्व की स्थिति बहाल की जाए। भारत और चीन के बीच बातचीत के बाद भारतीय सेना की ओर से बयान जारी किया गया जिसमें इसकी जानकारी दी गई। भारत ने चीन को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि एलएसी के बीच बचे हुए इलाकों से सैन्य वापसी की जिम्मेदारी चीन की है, क्योंकि चीन ने ही एक तरफा ढंग से पूर्वी लद्दाख में यथास्थिति में बदलाव किया था। भारत ने कहा कि पीएलए द्वारा ऐसा किया जाना दोनों देशों के विदेश मंत्रियों द्वारा हाल ही में दोशांबे में हुई बातचीत में बनी सहमति के अनुरूप होगा, लेकिन भारत के रचनात्मक सुझावों पर चीनी पक्ष सहमत नहीं हुआ और पूर्वी लद्दाख में गतिरोध का समाधान पर आगे का रोड मैप पेश करने में नाकाम रहा। लिहाजा बचे हुए इलाकों में सैन्य वापसी पर सहमति नहीं बन पाई। दोनों पक्ष संवाद जारी रखने और इलाके में यथास्थिति बनाए रखने पर सहमत हुए। चीनी सेना पीएलए की ओर से कहा गया कि भारतीय सेना को सीमावर्ती इलाकों में कठिन परिस्थितियों में बनी सुखद स्थिति को लेकर अच्छा महसूस करना चाहिए। पीएलए ने दावा किया कि उसकी ओर से सीमावर्ती इलाकों में हालात को सामान्य और शांत बनाने के लिए कई प्रयास किए गए। साथ ही द्विपक्षीय सैन्य संबंधों के हितों को देखते हुए चीनी पक्ष ने गंभीरता और परिपक्वता के साथ अपनी बात रखी। उसने भारतीय पक्ष और अंतर्राष्ट्रीय और अवास्तविक मांगों पर अड़े रहने का आरोप लगाया। फिलहाल बड़ा सवाल यह है कि अपनी हरकतों से क्यों बाज नहीं आ रहा चीन। भारत से सटी सीमाओं पर चीनी सैनिक अक्सर भारत में घुसपैठ की कोशिश में जुटे रहते हैं। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में भारत और चीन के सैनिक प्रस्तावित नियंत्रण रेखा पर आमने सामने आ गए। भारत और चीन दोनों देशों के सैनिक पेट्रोलिंग के दौरान भिड़ भी गए थे। अरुणाचल प्रदेश के यांगत्से के करीब तवांग सेक्टर में भारतीय सैनिकों ने चीन के करीब 200 सैनिकों को रोक दिया था। भारतीय सैनिकों के मुताबिक ये चीनी सैनिक वास्तविक नियंत्रण रेखा पार करके भारतीय सीमा में घुस रहे थे। हालांकि दोनों देशों के लोकल कमांडरों ने मोर्चा संभाला। आपसी बातचीत के बाद मौजूदा प्रोटोकॉल के तहत सेनाएं पीछे हट गई। इससे पहले उत्तराखंड के बाराहोती में चीन के करीब 100 सैनिक सीमा रेखा पार कर भारतीय क्षेत्र में घुस आए थे। 30 अगस्त को भारतीय सीमा में करीब 5 किलोमीटर अंदर तक आने के बाद चीनी सैनिक वापस लौट गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी सैनिकों ने भारतीय सीमा क्षेत्र से वापस लौटने के पहले इलाके में एक पुल को भी नुकसान पहुंचाया था। हालांकि इस खबर को सुरक्षा एजेंसियों ने खारिज कर दिया। बता दें कि दोनों देशों के बीच पूर्वी लद्दाख में पिछले साल अप्रैल में तनातनी चल रही थी। 1.5 साल से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी तनाव जारी है। दोनों देशों के बीच गतिरोध दूर करने के लिए सैन्य स्तर की बातचीत भी जारी है, तो साथ ही चीन की ओर से रह रहकर उकसाने वाली कार्रवाई की जा रही है। चीन एलएसी पर लगातार अपने सैनिकों की तादाद को बढ़ा रहा है। तो चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और आज इसी को लेकर चर्चा हम कर रहे हैं कि आखिरकार जो चीनी ड्रैगन है वो कब अपनी हरकतों से बाज आएगा और क्यों मौन नहीं हो रहा। जो 13वें दौर की बैठक थी विफल होने के कारण भी हम विस्तार से समझेंगे। हमारे साथ खास मेहमान हैं, हमारे साथ दीपक वोरा जी एक्स डिप्लोमेट के तौर पर जुड़े हैं। बहुत स्वागत है दीपक वोरा जी कार्यक्रम में। दीपक जी, इससे पहले हम बैठकें क्यों होती हैं, क्या कारण है, इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, लेकिन इस बार बैठक भी हुई 13वें दौर की, लेकिन जो बैठक का मुख्य एजेंडा था वो सफल नहीं हो पाया। दोनों पक्षों के बीच में बातचीत नहीं बनी। नतीजा ये निकला कि बैठक बेनतीजा रही। क्या इसका कारण है? बैठक में क्या कुछ मुख्य विषय थे और सहमति किस बात को लेकर चीन से नहीं बन पाई, जो वजह ये हो गई है? आभारी हूँ आपका, आपने मौका दिया एपीएन न्यूज में शामिल होने का, आपसे सीखने का और आपकी जो बाकी विशेषज्ञ है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आपसे बातचीत करता। आपने ये प्रश्न पूछा है कि चीन अपनी हरकतों से बाज क्यों नहीं आता, वो खामोश क्यों नहीं हो जाता। बड़ा आसान है। क्षमा कीजिएगा, दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका के एक जनरल थे, उनका नाम था जॉर्ज पैटन। तो उन्होंने जर्मनी के जनरल अर्विन रोमेल तरह से पीटा। फेमस बैटल ऑफ ट्यूनिस हुई थी।
उन्होंने एक चीज कही थी, क्षमा कीजिएगा ये कठोर शब्द है अंग्रेजी के, उन्होंने ये कहा था, रोमेल यू मैग्निफिसेंट मास्टर, मैंने तुम्हारी किताब पढ़ ली है। तो पूरी दुनिया ने और भारत ने चीन की किताब पढ़ ली है और अब चीन कांप रहा है। क्यों नहीं बाज आता मैडम, ये आपको सीधी सी बात बताता हूँ। पहले देखिएगा उसकी अंदरूनी स्थिति, चीन की इकोनॉमी खत्म हो रही है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। अब जो है चीन के जो लीडर्स हैं वो सोशलिस्ट माओइस्ट ईरा में वापस जा रहे हैं, क्योंकि कैपिटलिज्म से उनका पेट भर गया है। आप देखेंगे इक्वालिटी चीन में बढ़ती जा रही है, और ये भी आप जानते हैं कि दुनिया का जो टॉप 1% ऑफ द पॉपुलेशन है वो 50% दुनिया का जो पैसा है उसे कंट्रोल करता है। चीन में भी हम यही देख रहे हैं, तो ये सोशलिज्म नहीं हो सकता। दूसरी चीज, हम लोग जब कहते हैं कि चीन ने बहुत से देशों को डेट ट्रैप में डाला है कि वो बहुत सा पैसा चीन को करते हैं, चीन खुद क्रेडिट ट्रैप में फंस गया। अगर वो देश पैसा वापस नहीं करेंगे चीन कुछ नहीं कर पाएगा। तीसरी, चीन में खाने की बहुत कमी है मैम। उन्होंने पिछले साल जो इंपोर्ट करते हैं सोरगम, वीट, ये वो दुगना हो गया था, इस साल 3 गुना बढ़ गया है। तो उनके लीडर ने पहले कहा था एक क्लीन प्लेट कैंपेन होगा, अब एम्प्टी प्लेट, खाना जाया करोगे तो जेल में डाल दिया। पानी की बहुत सख्त कमी है। चाइना इज फेसिंग एन एक्यूट वाटर शॉर्टेज। चीनी एक लीडर ने कहा था अगर पानी खत्म हो गया चीन में तो समझिए कि चीन सभ्यता खत्म हो जाएगी। डेमोग्राफी खत्म हो गई है। 1 चाइल्ड पॉलिसी में बहुत कम उनके नौजवान हैं जो फौज में जाते हैं। फाइनली चाइना की जो मिलिट्री है, सबने देखे कि ड्रैगन के दांत नहीं है। अगस्त में कुछ इलाकों से वो पीछे हट गया। क्यों? क्योंकि वो समझ गया है कि मैं कमजोर हूँ। एक चाइनीज जनरल जो रिटायर हुए थे, उन्होंने कहा था कि मेरी कमजोरी ये है, मुझे बहुत दुख है कि मैं कभी जंग में मैंने भाग नहीं लिया। 42 साल हो गए, आखिरी जंग वो लोग लड़े थे वियतनाम के साथ, उनकी पिटाई हुई थी। इसीलिए अब वो दिखाने की कोशिश करता है अपने लोगों को, देखिए मैं पीछे नहीं हट रहा। और मैम 1962 में तो मैं यतीम हुआ था, मैं आपको बता देता हूँ फाइनली वो क्या कहेंगे कि देखिए हम पीछे हट गए हैं, हमने भारत को सबक सिखा दिया, अब गुडविल के लिए हम पीछे हट गए। हल्के 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 करके वो पीछे आ जाएगा। हैव नो डाउट वो हार चुका है, टूट चुका है। बस अब दुनिया को दिखाना चाहता है, अपने लोगों को दिखाना चाहता है मुझमें अपनी दम है, उसमें दम बिल्कुल। बिल्कुल दीपक जी, आपने ये स्पष्ट तौर पे बताया कि कैसे जो है अभी स्थिति नहीं सुधर पा रही है। मेजर जनरल अश्विनी स्वराज जी भी हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़े हुए हैं। सर नमस्कार अश्विनी जी, आपसे मैं यही समझना चाहूंगी कि भारत से जो सटी सीमाएं हैं और वहां पर चीनी सैनिक अक्सर घुसपैठ की कोशिश करते हैं। हमने देखा अरुणाचल प्रदेश में, अब पूर्वी लद्दाख में, उत्तराखंड में ये नौबत आ चुकी है। ये सब चीजें और जो प्रोटोकॉल्स है उसको चीन समझने की कोशिश नहीं कर रहा है। जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है उस पर आमने सामने वो आ खड़ा होता है। कैसे उसको समझाया जाए और कैसे जो चीन को ये अब चेता दिया जाए कि देखिए आपको जो नियम कायदे कानून बनाए गए हैं, जो प्रोटोकॉल्स हैं, उसको आपको मानना होगा, अन्यथा भारत डरने वालों में से नहीं है, आपको जवाब भी मिलेगा भारत की तरफ से। फिर ये जी क्वेश्चन मेरे से पूछा जनरल शिवास? जी आपसे। हाँ, इसमें ये देखना पड़ेगा कि जो चीन है उस पे आप विश्वास नहीं कर सकते पूजा, क्योंकि जो कहता है करता है उसमें बड़ा फर्क है। जिस प्रकार से उसने यूनिलैटरल स्टेटस को चेंज किया, हम चाहते हैं कि यथास्थिति अप्रैल 2020 की हो, मगर मुझे लगता नहीं कि चीन उसको तैयार है। अगर आप अपना ध्यान ले जाएं तो 3 फेजेस 3 सेक्टरों में लद्दाख के एरिया में वो आया है। एक तो था पेंगेंगसो का एरिया, एक था गोगरा हॉट स्प्रिंग, और तीसरा था आपका डेप्सांग था। तो जब बातचीत हुई तो हर एक कॉम्प्रिहेंसिव डिसएंगेजमेंट की बात हुई थी कि पहले फेज में हम जाएंगे नॉर्थ और साउथ पेंगेंगसो से, फिर गोगरा हॉट स्प्रिंग और फिर तीसरा डेप्सांग। मगर हमारे पास जो एक ट्रम्प कार्ड था क्लास रेंज, तो हमने फेज 1 में उसको खाली कर दिया। उसके बाद जो चीन का रवैया बहुत बदल गया। अब जो चीन है वो वापस नहीं जाने को तैयार है, ना हॉट स्प्रिंग से और डेप्सांग से तो बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि डेप्सांग में उसको एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिलती है। वो जो साइटिंग को और अपने जो वेस्टर्न हाईवे सिंजांग से लाता, और जो डेप्सांग से उस इलाके से ये डायरेक्टली नुब्रा वैली और साइटिंग ग्लेशियर में जा सकता है, बाईपास करते हुए दौलत बेग ओल्डी को। और यही एक ऐसा सेक्टर है जहां पर पाकिस्तान और चीन का कोलिजन हो सकता है।
चीन ईस्ट से एक्साइटिंग से और पाकिस्तान वेस्ट से गिलगित पाकिस्तान से नुब्रा वैली और साइकिल ग्लेशियर को सैंडविच कर सकता है। तो ऐसा लगता है कि ये एक प्रेशर टैक्टिस है अभी चीन की, हमें बार बार प्रेशर में डालने की कोशिश कर रहा है साइकोलॉजिकल वार पे, क्योंकि उसकी मंशा है कि वो किसी तरीके से डेथ टैंक से वापस नहीं जाएगा। और अभी तो उसने हॉट स्प्रिंग पे भी जाने से मना कर दिया है। इसका मतलब आज की तारीख में वो अपनी तैयारी कर रहा है। पर मैं ये नहीं कहूंगा कि जिस प्रकार से वो अभी आया है लद्दाख के एरिया में, उसने 50 से 60 हजार सैनिक लेके आ गया, जमावड़ा है उसके पास, हथियार, बंदोबस्त, गाड़ियां, टैंक, आर्टी गन, एयर डिफेंस सिस्टम है 400, और उसने अपना जो है बिल्डअप भी कर लिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना लिया है। मगर उसको ये समझना चाहिए भारत जो है वो पहले ही अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना चुका है। भारत की फौजें बैटल हार्डन है, इस ठंड के अंदर इतने रेनिफाइड टेम्परेचर में रहने की आदी है, वो साइचन में भी रह रही है, वेस्टर्न लद्दाख में भी। चीन के लिए ये बहुत मुश्किल होगी विक्टर, और चीन ने जो ये एलएसी को एलओसी बना लिया है, तो ये भारत जो है इसका जवाब पत्थर से देगा। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से चीन ने ये बात की है कि भारत जो है अनरीजनेबल और अनरियलिस्टिक बातचीत कर रहा है, चाहता था 13वीं टॉक में, हमें तो लगता है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये तो चीन है जो कि एक तो यूनिलैटरली स्टेटस को चेंज कर दिया और फिर वो वापस जाने का नाम नहीं ले रहा। तो ऐसे में भारत के पास कोई चारा नहीं है, भारत पूरा तैयार है। भारत लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक बिल्कुल एक प्रकार से अलर्ट है और उसने अपना जमावड़ा बढ़ा लिया है। और मुझे लगता है कि आज पूरा का पूरा लद्दाख से लेकर अरुणाचल एलओसी से बनके जैसा हो गया जिस प्रकार से पाकिस्तान के साथ है। पूजा बिल्कुल मेजर जनरल साहब, बात आपने स्पष्ट की कि कैसे जो है अब चीन को ये बार बार बता दिया गया है। मैं जरा दीपक जी आपसे ये जानना चाहूंगी कि बैठकें होती हैं और कई बार होता है कि आपस में वो सामंजस्य नहीं बन पाता है, आपस में हर एक मुद्दे को लेकर सहमति नहीं बन पाती है, लेकिन आपको लग रहा है इसके बाद कुछ और भी पक्ष रखने की जरूरत पड़ेगी? क्योंकि भारत और चीन दोनों की तरफ से बार बार ये कहा जाता है कि हम शांति के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि पूरी इकोनॉमी इससे इफेक्टेड होती है। चीन को पता है कि वो अपने इकोनॉमिक सेक्टर पर भारत को लेकर बिल्कुल भी इस वक्त किसी तरीके की ऐसी स्थिति में नहीं है कि कुछ भी चीजें खराब हो, इसीलिए सॉर्ट आउट को वो भी चाहता है कि चीजें हों समाधान। लेकिन कैसे होगी? हर एक मुद्दे पर दोनों देश मिलकर बातचीत करें, संभव है ये सब चीजें? आपने बहुत अहम सवाल पूछा है मैम, मैं आपको मुबारक देता हूँ। आप बिल्कुल सही उसका कोर इशू है उस पर पहुंचे हैं। पहली चीज ये है, जैसे जनरल साहब ने कहा, मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूँ, चीन पे कोई भरोसा नहीं करता पूरी दुनिया में, नो वन ट्रस्ट चाइना। एक चीज आपने देखा है कि उनके पास एक ही टेम्पलेट है, जब उनकी जो आर्थिक स्थिति है, डोमेस्टिक सिचुएशन है, वो खराब होती है तो वो एक्सटर्नल एडवेंचर करता है, मैक्सिमलिस्ट पोजीशन लेता है। आपको याद होगा कि 1955, आपका तो जन्म भी नहीं हुआ था, जब 62 तक वो ग्रेट लीप फॉरवर्ड किया था जिसमें 5 करोड़ लोग मर गए थे चाइनीज, फिर भारत पे हमला किया। जब लोग कहने लगे श्री माओ ये आपने क्या कर दिया, उसके बाद कल्चरल रेवोल्यूशन आई, उसने भी देश को बर्बाद किया, फिर रूस पे हमला कर दिया 1969 में। उसके बाद गैंग ऑफ 4, उन्होंने डेंग शाओपिंग को चुनौती दी, माओ की विडो भी उसमें थी, हम अब देश का नेतृत्व करेंगे, उसने वियतनाम पे हमला कर दिया। और अब 2020 में जब उसकी आर्थिक सिचुएशन, पॉलिटिकल सिचुएशन, उसकी जो मिलिट्री सिचुएशन है अंदर की बहुत कमजोर हो रही थी, पूरी दुनिया उसके अगेंस्ट हो गई, तो उसने फिर से भारत पर हमला किया। ये उसकी टेम्पलेट है, उसके पास और कुछ नहीं है। पहली। दूसरा मैम, डिसीजन वहां पर, चाहे उनका फील्ड मार्शल हो, चाहे फील्ड मार्शल के पिताजी हो, कोई नहीं ले सकता। सारी डिसीजन वो पिंग पोंग जो उनका जनरल सेक्रेटरी है वही लेता है। इसीलिए बातचीत करेंगे लेकिन आगे ये कुछ नहीं कर पाएंगे, ये हमने अपने इतिहास में देखा है। दूसरा और फाइनली एक चीज बताना चाहता हूँ, सबसे बड़ी बेइज्जती एक चाइनीज के लिए होती है, जनरल साहब ये जानते हैं, लॉस ऑफ फेस, यानी आपकी कच्ची हो जाना। तो अगर पिंग पोंग साहब एकदम से जो उन्होंने टेरिटरी भारत की ऑक्यूपाई की है वो बहुत उससे पीछे हट जाए, वो बहुत बड़ा लॉस ऑफ फेस होगा, क्योंकि उन्होंने अपने नागरिकों को कहा है कि एक चीनी सिपाही अकेला पूरी दुनिया पर काबू कर सकता है। अब जब पिटाई हो रही है तो आगे जाके वो क्या करेगा, हल्के हल्के वो पीछे हटेगा। मैम, उन्होंने पहले 8 महीने तक कहा नहीं कि गालवान में उनके कितने लोग मारे गए, फिर बोले 4 मर गए हैं, फिर कुछ महीने के बाद एक अखबार में नहीं 8 मर गए, अब कह रहे हैं 12 मर गए, हल्के हल्के करके उस 100 तक पहुंच जाएंगे। क्योंकि झूठ बोलना उसकी फितरत है, सच नहीं बोल सकता। अपने ही लोग फिर उससे पूछेंगे भाई तू तो
सो लेट मी पुट इट दिस वे, पिंक फॉर्म साहब डरे हुए हैं, और जब कोई डरता है तो वो कदम नहीं उठाता कि उसकी स्थिति और भी नाजुक हो। तो ये नाजुक स्थिति को ही कैसे संभाला जाए, और अगर वाकई में ऐसे ही चलता रहे, लोकल कमांडर्स की तरफ से कई बार ये भी देखा गया है, मोर्चा तो संभाला गया है, लेकिन विफल बातचीत के पीछे का मुख्य कारण भी हम जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों चर्चा हम इस बात को लेकर कर रहे हैं कि आखिरकार ड्रैगन अपनी बातों को लेकर क्यों बार बार जो भी वो बयान देता है या जो भी वो बैठकें करता है उससे क्यों बार बार अपने कदम पीछे खींच लेता है, प्रोटोकॉल्स को क्यों नहीं फॉलो कर रहा है, क्यों बार बार ऐसी नौबत आती है कि सेनाओं को पीछे हटाना पड़ जाता है। इसी को लेकर चर्चा हम कर रहे हैं। अश्विनी सिवाज जी, हमने देखा था कि 30 अगस्त को भी भारतीय सीमा में 5 किलोमीटर तक जो चीनी सैनिक हैं वो आ जाते हैं, फिर वापस लौटना पड़ता है। मतलब ये खबरें लगातार आती रहती हैं और शायद इन्हीं सब वजहों की कारण था कि ये जो बैठक है वो की गई थी। बेनतीजा रही बैठक, लेकिन आपको लग रहा है कि बैठक में जो चीन को अब चेता दिया गया है, दो टूक कह दिया गया है कि देखिए ये पॉइंट्स हैं, इनको आपको मानना होगा, फॉलो करना होगा इन प्रोटोकॉल्स को, अन्यथा ऐसी बैठकें होती रहेंगी और बेनतीजा रहेंगी, कोई फायदा नहीं निकलेगा, निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाएंगे दोनों देश। बिल्कुल। देखो पूजा, फर्क क्या आया है कि करीब करीब लास्ट 6-7 साल में भारत ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा डेवलप कर लिया। पहले क्या था, हमारी रोड और रेलवे लाइन बहुत पीछे थी लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल में। तो जो चीन की और पीएलए की वो पेट्रोलिंग वगैरह आती थी तो वो अनकंटेस्टेड थी, उनको हमारी पेट्रोल साइड वहां नहीं पहुंच पाती थी। मगर अब हम बहुत प्रोएक्टिव हैं, अगर चीन की पेट्रोल कहीं आती है तो भारत की पेट्रोल उससे पहले पहुंचती। तो ऐसे में चीन को भी अभी डर लग रहा है कि जिस प्रकार से भारत एक प्रोएक्टिव और एग्रेसिव एटीट्यूड पे, क्योंकि चीन जो है, ये सच्चाई है कि भारत और चीन के बीच में जो बॉर्डर है वो एक जमीन पे मार्क नहीं है, वो लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल है। उसके अंदर जो डिफरेंट परसेप्शन है, कहीं तक भारत अपना इलाका समझता है और चीन अपना इलाका समझता है उसी इलाके को, तो वहां पर कहीं ना कहीं मतजोड़ हो जाता है। मगर भारत का रवैया देख के अब चीन काफी डरा हुआ है, क्योंकि भारत बड़ा अग्रेसिव है। अगर उनकी पेट्रोल आती है तो भारत की पेट्रोल उसके ऊपर प्रेशर डालती है। तो ये एक चाहे बाराहोटी में है या अभी यांगत्से में हुआ तवांग के सेक्टर में, इससे क्या है, चीन को अभी ये लगने लगा है कि भारत बहुत अच्छी तरीके से तैयार है और भारत ईद का जवाब पत्थर से देगा। अब हो क्या रहा है, चीन को ये समझ आ गई है कि अगर लद्दाख के अंदर भी लड़ाई होती है तो भारत का पलड़ा भारी है, स्पेशली एयर पावर में, क्योंकि हमारे पास सुपर 30 MKI, मिराज 2000, MiG-29, जगोर और उसके बाद तेजस और उसके बाद रफाल आने से हमारी एयर शक्ति जो है उससे बेटर है। और इसी प्रकार से भारत की जो नेवी है इंडियन ओशन में मलक्का स्टेट को चौक कर सकती है और चीन का जो ट्रेड है उसको एक प्रकार से बिल्कुल बंद कर सकती है और 60 से 70% इसका ट्रेड वहां जाता है। तो ऐसे में मुझे लगता है ये प्रेशर टैक्टिक्स है चीन की। चीन कभी लड़ाई नहीं लड़ेगा पर चीन प्रेशर डालने की कोशिश करेगा और चीन को समझ आना चाहिए इन सर्दियों भारत की फौज तैयार है रहने के लिए और रहने के लिए काबिल है, मगर जो चीन है वो उसकी फौज को बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। वहाँ लोग हॉस्पिटलों में एडमिट होते हैं और आने वाले समय में चीन को ये महसूस होना चाहिए कि अगर उसको भारत के साथ कोई भी ऐसी हरकत करेगा तो भारत उसका जवाब मुंह तोड़ देगा। पूजा, और इसीलिए शायद मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। इसीलिए इस तरीके की बैठकों में जब चीन सोचता है कि वो अपना दबदबा बनाए, कुछ दबाव बना के रखे भारत पर, वो बेनतीजा हो जाती है क्योंकि भारत उन सब बातों को मानने के लिए तैयार नहीं होता। दीपक जी, जैसे जनरल साहब ने भी बोला, आप भी इन सब बातों से इत्तेफाक रखते हैं और आपको लग रहा है कि आने वाले समय में उम्मीद बेहतर की जा सकती है कि और बैठकें हुई धीरे धीरे, क्योंकि बातचीत के जरिए ही एक नहीं दो नहीं और कोई जो दौर की बैठकें हैं वो होंगी और उसके बाद जो दोनों देशों के बीच में जो सैन्य समानता चल रही है उसको लेकर कुछ निष्कर्ष निकल पाएगा। जो जनरल सिवाज साहब ने कहा था, बहुत इज्जत मैं इनकी करता हूं, उन्होंने मिलिट्री पर्सपेक्टिव आपको दिया है, जहां पर भी हो हम उनका मुकाबला कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा डिप्लोमेटिक जो है चैप्टर उसमें बताना चाहता हूं पुस्तक में। अगर चीन भारत के साथ असली दोस्ती करता है, जो हमारी इश्यूज हैं सब हम लोग समझौता कर लेते हैं लद्दाख में, तो चीन की जो नीति है उसका आधार हिल जाता है। उनकी पॉलिसीज लैंड और सी हमारे इर्द गिर्द जो है वो है कि भारत को कभी भी बिग पावर ना बनने दिया जाए, ताकि जो छोटे मोटे देश हैं वो सब कहेंगे चीन को मेरा परदादा, भारत को कुछ नहीं।
मैम याद रखिए 1962 में जब उन्होंने हम पे हमला किया था, 1950s में संयुक्त राष्ट्र संघ की पीस कीपिंग ऑपरेशन, नॉन अलाइंड मूवमेंट, वियतनाम में जो हुई थी इंटरनेशनल कमीशन फॉर कंट्रोल, कंबोडिया में भारत चेयरमैन थे। बहुत छवि हमारी ऊंची थी। 62 के बाद बिल्कुल खत्म हो गई। चीन ने दुनिया को बताया देखो ये अपनी रक्षा तो कर नहीं सकते, दुनिया को क्या चलाए। अगर आप दोस्ती करते हैं मैम तो चाइना का जो बेसिस है उनकी रणनीति का वो हिल जाता है। पाकिस्तान को वो क्या बोलेंगे कि हमने भारत के साथ दोस्ती कर लिया, तुझे मक्खी की तरह जो चाय में फंस जाती है उठा के बाहर फेंक दिया। इसका ये भी मतलब होगा कि हमारी जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिक्योरिटी है हमारे एरिया की, उसकी चीन को इज्जत करनी पड़ेगी। और चीन ये नहीं स्वीकार करना चाहता आज की तारीख में कि जंगल में 2 शेर हो। डरता है कि ये भारतीय शेर, हमारा राष्ट्रीय चिन्ह भी शेर है, अब आ गया है और अब मेरा मुकाबला कर रहा है। ठीक है। तो ये जो नेगोशिएशन चल रही हैं, ये समय खरीदने का एक सिस्टम है भारत पर प्रेशर बनाने का। लेकिन चीन इतने होशियार नहीं है, चीनी वो ये भूल गए हैं कि ये प्रेशर हम बेयर कर ले। ठीक है, बहुत शुक्रिया दीपक जी आपका, आप जुड़े हमारे साथ और विस्तार से चर्चा की हमने। आपका भी बहुत शुक्रिया अश्विनी जी, आप हमारे साथ खास पेशकश में जुड़े और कैसे बातचीत के जरिए समाधान हो सकता है इसकी उम्मीद जाहिर की जा रही है। फिलहाल के लिए आज की इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।